सलमान खुर्शीद, अहमद पटेल, कमलनाथ के बेटे बकुलनाथ और भतीजे रतुलपुरी को छोड़िए, ऑगस्टा वेस्टलैंड चॉपर घोटाले में अब सीधे सीधे सोनिया गांधी का नाम खुलकर सामने आ गया है। अगर ऑगस्टा वेस्टलैंड डील की पोल नहीं खुलती और चॉपर खरीद लिए जाते तो एक दो नहीं बल्कि पूरे 700 करोड़ की रकम सोनिया गांधी और अहमद पटेल में बांटी जाती। ऑगस्टा वेस्टलैंड घोटाला मामले में कांग्रेस के नेताओं के नाम सामने आने के बाद बीजेपी अब हमलावर है। बीजेपी ने आरोप लगाया कि सौदा होने पर सोनिया गांधी और अहमद पटेल को 700 करोड़ रुपए मिलने वाले थे। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने कहा कि इटली की अदालत द्वारा नवंबर 2012 में ऑगस्टा वेस्टलैंड की शुरू हुई जांच ने वीवीआईपी हेलीकॉप्टर सौदे में अनियमितताओं को उजागर किया था। क्रिश्चियन मिशेल द्वारा किए गए खुलासे का हवाला देते हुए राठौड़ ने कहा कि करोड़ों के ऑगस्टा वेस्टलैंड घोटाले में वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं सहित सोनिया गांधी भी शामिल थीं। कांग्रेस पर जोरदार हमला करते हुए राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने कहा कि जब भी रक्षा सौदों में घोटाले की बात आती है तो कांग्रेस का नाम आता है। उन्होंने कहा कि जीप घोटाला, टाटा ट्रक घोटाला, बोफोर्स घोटाला और अब ऑगस्टा वेस्टलैंड घोटाला, ये सब कांग्रेस के शासन में हुए। क्या कारण है कि रक्षा समझौतों में कांग्रेस ने हमेशा घोटाले किए हैं? सोनिया गांधी और राहुल गांधी को स्पष्टीकरण देना चाहिए और इस बात का जवाब देना चाहिए कि इस घोटाले में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का नाम क्यों आया। इसके पहले केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा था कि कांग्रेस बिना डील किए कोई डील नहीं करती थी और जब भी किसी डिफेंस डील में किकबैक की बात आए तो लोगों को कांग्रेस के बारे में सोचना चाहिए। ऑगस्टा वेस्टलैंड मामले में मुख्य आरोपित क्रिश्चियन मिशेल के बयान का जिक्र करते हुए राठौड़ ने कहा कि गांधी परिवार की इस घोटाले में प्रत्यक्ष भूमिका थी। उन्होंने कहा कि मिशेल ने अपने बयान में इटली की महिला के बेटे के साथ मुलाकात करने का जिक्र किया था जो प्रधानमंत्री बनने की कतार में है। राठौड़ ने कहा कि चार्जशीट में यह उल्लेख किया गया है कि अधिकारियों, नौकरशाहों, राजनेताओं को किकबैक का भुगतान किया गया था और ये सब स्पेस पुलिस द्वारा जब्त दस्तावेजों पर आधारित है। क्रिश्चियन मिशेल का बयान और एक अन्य आरोपित राजीव सक्सेना से पूछताछ में भी ये सब कुछ सामने आया है। राहुल गांधी पर तंज कसते हुए राठौड़ ने कहा कि जो व्यक्ति बार बार छोटी छोटी चीजों पर ट्वीट करता है, इतने बड़े घोटाले में स्पष्ट रूप से अपने नेताओं के नाम सामने आने के बावजूद भी चुप्पी साधे हुए है। राज्यवर्धन राठौड़ का प्रेस बयान मुख्य आरोपित राजीव सक्सेना द्वारा सलमान खुर्शीद, कमलनाथ के बेटे बकुलनाथ और सोनिया गांधी के करीबी सहयोगी अहमद पटेल के घोटाले में शामिल होने के बारे में किए गए खुलासे के बाद सामने आया है। इसके पहले राजीव सक्सेना ने 3600 करोड़ रुपए के ऑगस्टा वेस्टलैंड वीवीआईपी हेलीकॉप्टर सौदा घोटाले में अहमद पटेल और सलमान खुर्शीद के साथ कमलनाथ के बेटे बकुलनाथ और भतीजे रतुलपुरी का नाम लिया था। रतुलपुरी को पूछताछ के लिए गिरफ्तार भी किया गया था। फिलहाल वह जमानत पर हैं। राजीव सक्सेना को दुबई में यूएई के सरकारी सुरक्षा एजेंसी ने गिरफ्तार किया था और बाद में 30 जनवरी 2019 को भारत में प्रत्यर्पित किया गया था। प्रवर्तन निदेशालय ने उसकी 385 करोड़ रुपए की संपत्ति को अटैच किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। शिवसेना की जान बीएमसी में बसती है, इसलिए कि पिछले 30 साल से बीएमसी पर शिवसेना का ही कब्जा है। अब तक बीजेपी की मदद से बीएमसी पर कब्जा करने वाली शिवसेना को इस बार बीजेपी की चुनौतियों का सामना करना है और अपनी सत्ता बरकरार रखनी है। लेकिन महाराष्ट्र की बदली सियासी तस्वीर कुछ दूसरी कहानी बयां करती है। बीएमसी पर कब्जा बरकरार रख पाना उद्धव ठाकरे के लिए आसान नहीं होने वाला। विधानसभा चुनावों के बाद शिवसेना की दगाबाजी से आहत बीजेपी बीएमसी पर किसी भी सूरत में कब्जा करने को बेकरार है। इसके लिए बीजेपी ने अभी से ही तैयारियां शुरू कर दी हैं। बीजेपी के नेता देवेंद्र फडणवीस ने पूरे भरोसे से कहा कि पार्टी बृहन मुंबई महानगर पालिका यानी बीएमसी का 2022 का चुनाव जीतेगी, क्योंकि ये वर्तमान में भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया है। बीएमसी में 30 से अधिक सालों से सत्तासीन शिवसेना का नाम लिए बिना फडणवीस ने कहा कि बीएमसी में कुछ लोगों की जान अटकी हुई है और उन्हें इस महानगर के लोगों के हित में सत्ता से उखाड़ फेंकने की जरूरत है। उन्होंने बीजेपी की मुंबई इकाई के नेताओं और कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए विभिन्न मुद्दों पर शिवसेना की अगुवाई वाली महाराष्ट्र महाविकास अघाड़ी सरकार पर निशाना साधा और उसे विकास विरोधी करार दिया। फडणवीस ने शिवसेना पर परोक्ष रूप से प्रहार करते हुए कहा कि राजा की जान तोते में थी, असल में दानव की जान तोते में थी, लेकिन मैं दानव नहीं कहूंगा। कुछ लोगों की जान बीएमसी में अटकी है। 2022 में हमें उन्हें बीएमसी की सत्ता से बेदखल करना है, क्योंकि बीएमसी भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया है।
फडणवीस ने कहा, पिछले साल एमवीए की सरकार बनी तो उन्हें लगा कुछ अच्छा होगा, लेकिन सत्ता उनके दिमाग पर चढ़ गई और जनता के वास्ते इस अहंकार से निपटना जरूरी है। हम ऐसे लोगों को सत्ता में लाएंगे जिन्हें लोगों की फिक्र हो। फडणवीस ने आरोप लगाया कि शिवसेना जिन लोगों के साथ सत्ता की साझेदारी कर रही है, उन्हें मंगलवार को शिवसेना के संस्थापक बाल ठाकरे की पुण्यतिथि पर उनके बारे में ट्वीट करने में भी शर्म आई। ये बड़ा आश्चर्य है। हिंदुत्व के बारे में संजय राउत की तरफ से दी गई सफाई पर तंज कसते हुए फडणवीस ने कहा, संजय राउत जी, आप बस उसके बारे में बातें करते हैं, लेकिन आपके कृत्य से तो हिंदुत्व नजर आ नहीं सकता। असल में जब से शिवसेना ने कांग्रेस और एनसीपी के साथ सरकार बनाई है, तब से ही हिंदुत्व के सवालों से वह किनारा कर रही है, लेकिन उसके साथ इस बात का दावा भी करती है कि उसने हिंदुत्व का मुद्दा छोड़ा नहीं है। शिवसेना के इस दोहरेपन को लेकर बीजेपी बार बार चोट करती है और हर बार शिवसेना को अपनी सफाई देनी पड़ती है। हिंदुत्व के सहारे ही शिवसेना की पूरी सियासत परवान चढ़ी है और उद्धव ठाकरे को पता है कि जैसे लोगों को इस बात का अंदेशा होगा कि शिवसेना ने हिंदुत्व के मुद्दे को सत्ता की खातिर किनारे लगा दिया, उसका पूरा वोट बैंक बिखर जाएगा। बीजेपी इसी बात का प्रयास कर रही है और शिवसेना अपने कोर वोट बैंक को बचाने की जी तोड़ कोशिश में लगी है। लेकिन शिवसेना की मुश्किलें सिर्फ बीजेपी ही नहीं है, राज ठाकरे भी हैं, जिन्होंने अपनी पार्टी का झंडा बदलकर हिंदुत्व के मुद्दे को फोकस करने की तैयारी कर ली है। बीजेपी और मनसे की फोर्स से शिवसेना के लिए बीएमसी का चुनाव निकाल पाना बेहद मुश्किल लग रहा है। रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। बिहार में चुनावी हार के बाद कांग्रेस की लड़ाई धीरे धीरे अब तेज होती जा रही है। गांधी वाड्रा परिवार के खिलाफ एक तरफ नेताओं की गोलबंदी जारी है, तो दूसरी तरफ पार्टी में इस्तीफों का सिलसिला भी शुरू हो गया है। बिहार कांग्रेस के प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल और प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा ने अपना इस्तीफा पार्टी को भेज दिया है। इसलिए इन इस्तीफों से कांग्रेस की मुश्किलें आसान होती नहीं दिख रही, क्योंकि कपिल सिब्बल के बाद अब पी चिदम्बरम ने भी मोर्चा खोल दिया है। चिदम्बरम ने तो यहां तक कह दिया कि जमीन पर कांग्रेस का कोई संगठन है ही नहीं। लेकिन इस बीच कपिल सिब्बल ने गांधी वाड्रा परिवार पर एक बड़ा आरोप लगाया है। सिब्बल का कहना है कि सोनिया गांधी नहीं चाहती थीं कि वे नेता जिन्होंने अगस्त महीने में पार्टी में बदलाव को लेकर चिट्ठी लिखी थी, कांग्रेस का प्रचार करने बिहार नहीं जाएं। कपिल सिब्बल ने कहा कि कांग्रेस ने न सिर्फ बिहार चुनाव बल्कि देश के अन्य राज्यों में हुए उपचुनावों को भी गंभीरता से नहीं लिया, जिसके बाद लोकसभा में विपक्ष के नेता अधीर रंजन चौधरी ने सिब्बल पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर ऐसे नेता वाकई संवेदनशील थे तो उनकी जमीन पर यह फर्क साबित करना था। क्या उन्होंने पार्टी के हित में बिहार चुनाव में कोई काम किया? चौधरी के इस बयान पर सिब्बल ने तो कुछ नहीं कहा, लेकिन उनके करीबी नेताओं ने अधीर रंजन चौधरी की बातों का करारा जवाब दिया। सिब्बल के बिहार चुनाव प्रचार न करने की वजह अधीर रंजन चौधरी और दूसरे नेता नहीं जानते। असल में ग्रुप 23 के ज्यादातर नेता बिहार चुनाव के लिए प्रचारकों की लिस्ट में नहीं थे और वह बगैर पार्टी की अनुमति के प्रचार के लिए जा नहीं सकते थे, और जिनके नाम स्टार प्रचारकों की लिस्ट में थे उनमें से कोई गया नहीं। ग्रुप 23 से मतलब उन नेताओं से है जिन्होंने कांग्रेस में गांधी वाड्रा परिवार के खिलाफ लेटर बम फोड़ा था और पार्टी में व्यापक बदलाव की मांग की थी। उसके बाद से ही कपिल सिब्बल, गुलाम नबी आजाद, मनीष तिवारी सहित सभी 23 नेता गांधी वाड्रा परिवार के निशाने पर हैं और सोनिया गांधी के समर्थक उन पर समय समय पर हमला करते रहते हैं। अधीर रंजन चौधरी हो या फिर सलमान खुर्शीद, सिब्बल के खिलाफ इन सब के बयान उसी कड़ी का हिस्सा हैं जो कांग्रेस को ऐसे ही देखना चाहते हैं। कपिल सिब्बल के करीबी ज्यादातर कांग्रेस पार्टी से जुड़े हैं। वे मानते हैं कि कहीं न कहीं पार्टी के भीतर समस्या है और इसे जल्द सुलझा लिया जाना चाहिए। वे मानते हैं कि जब तक पार्टी बदलाव की दिशा में कोई बड़ा कदम नहीं उठाती, कांग्रेस नरेंद्र मोदी सरकार से आगे नहीं निकल सकती। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अधीर रंजन चौधरी ने कपिल सिब्बल से जुड़े विवाद पर कहा था कि अगर कोई नेता सोचता है कि कांग्रेस उसके लिए सही पार्टी नहीं है तो वो नई पार्टी बना सकता है या कोई और पार्टी ज्वाइन कर सकता है जिसके बारे में वो सोचता हो कि ये उसके लिए सही दल है, लेकिन उनको इस तरह की शर्मनाक गतिविधियों में लिप्त नहीं होना चाहिए जिससे कांग्रेस पार्टी की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े हों। द रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। गिरती लोकप्रियता का स्तर, पार्टी में पड़ी फूट और बीजेपी की मजबूत घेरेबंदी ने ममता बनर्जी को हिलाकर रख दिया।
जिस प्रशांत किशोर के भरोसे ममता बनर्जी बीजेपी को मात देने की कोशिश कर रही थीं, उसी प्रशांत किशोर को लेकर टीएमसी में बड़ा बखेड़ा खड़ा हो गया है। एक तरफ बीजेपी, दूसरी तरफ लेफ्ट और कांग्रेस की जुगलबंदी के बीच ममता बनर्जी के लिए असदुद्दीन ओवैसी एक बड़ी उम्मीद बनकर आए हैं। अब तक इशारों में ममता बनर्जी को गठबंधन करने का न्योता दे रहे ओवैसी ने अब खुलकर अपनी बात कही है। ओवैसी ने ममता के साथ चुनाव पूर्व गठबंधन की पेशकश करते हुए कहा कि उनकी पार्टी आगामी विधानसभा चुनाव में बीजेपी को हराने में तृणमूल कांग्रेस की मदद करेगी। बिहार के सीमांचल क्षेत्र में 5 सीटें जीतने के बाद AIMIM का आत्मविश्वास काफी बढ़ा हुआ है। ऐसे में ओवैसी ने ऐलान किया था कि वह पश्चिम बंगाल चुनाव में भी अपने उम्मीदवार उतारेंगे। AIMIM की नजर अल्पसंख्यक आबादी वाले मालदा, मुर्शिदाबाद, उत्तरी दिनाजपुर पर है। ओवैसी का टीएमसी को समर्थन वाला बयान ऐसे समय पर आया जब हाल ही में ममता बनर्जी ने AIMIM पर हमला बोलते हुए कहा था कि कुछ बाहरी लोगों को परेशान और आतंकित करेंगे। इसी के साथ उन्होंने राज्य की जनता से बाहरियों का विरोध करने का आग्रह किया था। बंगाल में ओवैसी की एंट्री टीएमसी के लिए खतरे की बड़ी घंटी की तरह है। दरअसल इस बार विधानसभा चुनाव में मुख्य मुकाबला बीजेपी और टीएमसी के बीच होना तय है। वहीं बंगाल कांग्रेस और लेफ्ट की भी लड़ाई ममता से ही है। ऐसे में अगर ओवैसी की पार्टी बंगाल में मजबूती से उतरती है तो इसका सीधा नुकसान ममता बनर्जी को झेलना पड़ सकता है और ममता बनर्जी इस नुकसान को झेल पाने की स्थिति में नहीं है। माना जा रहा है कि ओवैसी ने इसीलिए सोच समझकर अपना दांव चला। ओवैसी के आने से सिर्फ टीएमसी ही नहीं बल्कि कांग्रेस भी परेशान है। बिहार में ताजा ओवैसी ने कांग्रेस का खेल खराब किया है, इसलिए ओवैसी की वजह से उसे बंगाल में परेशानी होना तय है। ममता के सांसद सौगता रॉय ने दावा किया था कि AIMIM को बीजेपी पार्टी ने टीएमसी के वोट प्रतिशत को कम करने के लिए लगाया है, जबकि कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा था कि ओवैसी की पार्टी का लक्ष्य ध्रुवीकरण का है। अधीर रंजन चौधरी ने कहा था, लेकिन पश्चिम बंगाल आजादी के बाद से ध्रुवीकरण और सांप्रदायिकता की राजनीति को नकारता रहा है। अधीर रंजन ने पहले AIMIM को बीजेपी की बी टीम भी बताया है और कहा था कि उनका केवल एकमात्र लक्ष्य मुस्लिम वोटों का बंटवारा और सेक्युलर दलों को नुकसान पहुंचाना है। बंगाल चुनाव में ओवैसी की पार्टी की एंट्री ने राजनीतिक दलों की चिंता और बढ़ा दी है। विधानसभा चुनाव में साथ मिलकर लड़ने का फैसला लेने वाली CPM और कांग्रेस के बीच बैठक हुई। बैठक में विधानसभा चुनाव की रणनीति निर्धारित करने को लेकर चर्चा हुई। ओवैसी की एंट्री से परेशान दोनों दलों ने अल्पसंख्यक समुदाय के जाने माने व्यक्तित्व और सामुदायिक नेताओं तक पहुंचने की योजना बनाई। दोनों दलों ने मिलकर 18 दिसंबर को राष्ट्रीय अल्पसंख्यक दिवस पर विशेष कार्यक्रम का आयोजन भी करने का फैसला किया। दूसरी तरफ ममता बनर्जी का गढ़ भेदने के लिए बीजेपी ने अपनी तैयारियों को अंजाम देना शुरू कर दिया। पार्टी ने राज्य में होने वाले विधानसभा चुनाव में फतह के लिए प्लान तैयार किया। इसके लिए प्रदेश को 5 संगठनात्मक इलाकों में बांटा गया है। 5 केंद्रीय स्तर के नेताओं को अलग अलग इलाकों का प्रभारी बनाया गया है। बीजेपी ने सुनील देवघर, विनोद तावड़े, दुष्यंत गौतम, हरीश द्विवेदी और विनोद सोनकर को बंगाल के 5 इलाकों में प्रभारी बनाकर भेजा। इन नेताओं को यह निर्देश दिया गया है कि वे स्थानीय कार्यकर्ताओं से मुलाकात करें और उनके स्थानीय मुद्दों पर चर्चा करें। कहा जा रहा है कि इससे पार्टी कार्यकर्ताओं का मनोबल भी बढ़ेगा और उन्हें ऐसा लगेगा कि केंद्रीय नेतृत्व उनकी तकलीफों को सुनने के लिए तैयार है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। बिहार की बात बंगाल होते हुए तमिलनाडु पहुंच गई और कांग्रेस के लिए नई मुसीबत खड़ी हो गई। क्या बंगाल के कम्युनिस्ट और क्या तमिलनाडु के स्टालिन सब ने कांग्रेस को लेकर अपना नजरिया बदल दिया है? ऐसा होना भी था, क्योंकि जब तमिलनाडु से आने वाले पी चिदंबरम कह रहे हैं बिहार में कांग्रेस ने अपनी हैसियत से अधिक सीटों पर चुनाव लड़ा, तो स्टालिन के लिए कांग्रेस की सियासी हैसियत का अंदाजा लगाना जरूरी हो गया। एक तरफा कांग्रेस अपनों के बीच घिरी तो दूसरी तरफ सहयोगी दल कांग्रेस को कम से कम देने के मूड में हैं। यूपीए गठबंधन के सहयोगी दल अब कांग्रेस की राजनीतिक क्षमता का नए सिरे से आकलन करने में लगे हैं। यूपीए में कांग्रेस के सबसे पुराने साथी द्रमुक ने बिहार में कमजोर स्ट्राइक रेट को देखते हुए कांग्रेस को तमिलनाडु के अगले चुनाव में ज्यादा सीटें देने की उम्मीद नहीं पालने का संकेत दे दिया है। डीएम के सूत्र बताते हैं स्टालिन ने अनौपचारिक राजनीतिक चर्चाओं के दौरान इस बात के संकेत दिए कि तमिलनाडु के चुनाव में वे कांग्रेस को 20 से 25 सीटों से अधिक देने के मूड में नहीं हैं। तमिलनाडु में अगले साल चुनाव होने हैं और द्रमुक सत्ता में वापस आने तक प्रबल दावेदार मानी जा रही है। इसलिए स्टालिन बिहार में राजद जैसा जोखिम शायद ही ले, खास तौर पर यह देखते हुए
कि दो पुराने धुर राजनीतिक विरोधी करुणानिधि और जयललिता के देहांत के बाद ये पहला चुनाव होगा जिसमें सूबे की सियासी स्थिरता की दिशा तय होनी है। स्टालिन के इन संकेतों पर कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि उनकी सियासी सतर्कता को बेबुनियाद नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि खास राजनीतिक आधार के बिना ही बीजेपी अन्ना द्रमुक या स्थानीय सुपरस्टार्स के जरिए तमिलनाडु की सियासत में प्रभाव रखना चाहते हैं। गठबंधन समेत चुनावी राजनीति से जुड़ी इन चुनौतियों के हिसाब से स्टालिन के लिए नया राजनीतिक नजरिया रखना बहुत जरूरी है। बिहार की हार के प्रतिकूल असर को थामना कांग्रेस के लिए भी आसान नहीं रह गया, क्योंकि अंदरूनी असंतोष को लेकर पार्टी में घमासान मचा हुआ है। पार्टी की दुर्गति पर सवाल उठाने वाले वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल के मुद्दों पर चर्चा की बजाय गांधी वाड्रा परिवार के समर्थक नेता उल्टा असंतुष्ट नेताओं को निशाने पर लेने लगे। अधीर रंजन चौधरी ने तो सिब्बल पर परोक्ष हमला करते हुए कह दिया कि नेता दूसरी पार्टी में शामिल हो जाएं जिनसे काम नहीं हो रहा, या अपनी पार्टी बना लें। दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष अनिल चौधरी ने अपने ट्वीट में कहा, सिब्बल दिल्ली के नेता हैं और वे प्रदेश कांग्रेस में आए तो उन्हें काम की जिम्मेदारी दी जाएगी। हाईकमान समर्थक नेताओं के ऐसे तीखे व्यंग वाणों से साफ है कि कांग्रेस संगठन की कमजोरी को लेकर सिब्बल की शुरू की गई बहस पर घमासान का सिलसिला अगले कुछ दिन और तेज होगा। ममता बनर्जी की पार्टी दो फाड़ होने की कगार पर पहुंच चुकी है। टीएमसी सरकार के बड़े मंत्री और ममता बनर्जी के बाद पार्टी के सबसे बड़े जनाधार वाले नेता शुभेंदु अधिकारी ने एक बार कड़े तेवर फिर दिखाते हुए माना यह जा रहा है कि शुभेंदु अधिकारी के कड़े तेवरों की वजह से टीएमसी में बिखराव का सिलसिला काफी तेज हो जाएगा। पिछले कुछ समय से बागी रुख अपना चुके शुभेंदु अधिकारी ने एक तरह से ममता बनर्जी को चुनौती देते हुए कहा कि वे कड़ी मेहनत से ऊंचाई पर पहुंचे हैं और किसी ने उनका चयन नहीं किया है और न ही नामित किया गया, बल्कि वे एक चुने हुए नेता हैं। ममता बनर्जी से नाराज चल रहे शुभेंदु अधिकारी पिछले कुछ समय से तृणमूल कांग्रेस और राज्य मंत्रिमंडल से दूरी बनाकर चल रहे हैं। वे कैबिनेट की मीटिंग में भी शामिल हो रहे हैं। ममता बनर्जी ने अधिकारी को मनाने के लिए प्रशांत किशोर को भेजा था, लेकिन प्रशांत किशोर के जाने से कोई बात बनी नहीं। अधिकारी के ताजा तेवर तो इसी बात के संकेत दे रहे हैं। माना जा रहा है कि शुभेंदु अधिकारी का यह बयान कि मैं निर्वाचित नेता हूं, चयनित या नामित नहीं, टीएमसी के एक वरिष्ठ पदाधिकारी को ये रास नहीं आया। पार्टी में बहुत से लोगों का ये मानना है कि उनका ये बयान तृणमूल के एक वरिष्ठ नेता और सांसद को लक्षित था। शुभेंदु अधिकारी राज्य के मिदनापुर और जनजातीय क्षेत्रों जंगल महल में तृणमूल के सबसे बड़े प्रभावशाली नेताओं में से एक हैं। उन्होंने एक कार्यक्रम में कहा कि उन्हें इसका अध्यक्ष निर्वाचित किया गया है और वह दूसरों की तरह चयनित या नामित नेता नहीं है। उन्होंने कहा कि मैं कड़ी मेहनत से ऊंचाई तक पहुंचा हूं, मैं निर्वाचित हूं, मैं चयनित या नामित नहीं हूं। इसके पहले एक जनसभा में नियामत शेख ने कहा कि क्या हमें प्रशांत किशोर से राजनीति सीखने की जरूरत है? यदि पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस को झटका लगता है तो इसके लिए सिर्फ प्रशांत किशोर ही जिम्मेदार होंगे। जिस अंदाज में नियामत शेख ने पीके के खिलाफ मोर्चा खोला, उससे साफ है कि पार्टी अपने विधायकों की सुन नहीं रही है और मामला काफी आगे बढ़ गया है। कूच बिहार के विधायक मिहिर गोस्वामी पहले ही अपना गुस्सा खुलकर जता चुके हैं। गोस्वामी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर पूछा कि क्या तृणमूल कांग्रेस सचमुच ममता बनर्जी की पार्टी है? ऐसा लग रहा है कि इस पार्टी को किसी कॉन्ट्रैक्टर के हाथ में सौंप दिया गया है। पश्चिम बंगाल चुनाव से पहले टीएमसी में ये खटपट ममता बनर्जी के लिए बहुत बड़ा झटका है। विधायक बेचाराम मन्ना इस्तीफा दे चुके हैं। अपनी सभी सांगठनिक जिम्मेदारियों को पिछले महीने ही छोड़ चुके विधायक मिहिर गोस्वामी ने कहा, 1989 से ही तमाम विपरीत परिस्थितियों और तकलीफों का सामना करने के बावजूद टीएमसी को कभी नहीं छोड़ा। ऐसा केवल ममता की वजह से किया, लेकिन अब पार्टी बदल गई है। आप जी हुजूरी कीजिए या फिर पार्टी छोड़ दीजिए। एक अन्य विधायक जगदीश चंद्र वर्मा बसुनिया ने गोस्वामी की बातों का समर्थन किया। इसी तरह मुर्शिदाबाद के हरिहर पारा के टीएमसी विधायक नियामत शेख ने एक रैली में सीधा प्रशांत किशोर को टारगेट किया। शेख ने कहा कि सभी परेशानियों की वजह प्रशांत किशोर हैं। आचार्य प्रमोद कृष्णन जैसे नेता राहुल गांधी को कांग्रेस का भगवान मानते हैं और सोनिया गांधी को माता, और कांग्रेस के इसी भगवान के खिलाफ अब अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने अपनी बेबाक राय रखी तो कांग्रेस के नेता से लेकर कार्यकर्ता सब उछलने लगे। राहुल गांधी के खिलाफ ओबामा की टिप्पणी से आहत कांग्रेस अब कोर्ट के दरवाजे तक जा पहुंची है। उत्तर प्रदेश के एक वकील ने बराक ओबामा के खिलाफ लालगंज दीवानी कोर्ट में शिकायत दर्ज करवाई है। मुकदमा दर्ज कराने वाले वकील ज्ञान प्रकाश द्विवेदी इस बात से नाराज हैं कि ओबामा की किताब अ प्रॉमिस्ड लैंड में राहुल गांधी और मनमोहन सिंह पर टिप्पणी की गई है।
वकील ने कोर्ट से मांग की है कि भारतीय नेताओं के अपमान और उनके समर्थकों की भावना के आहत करने के लिए ओबामा के खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए। इस शिकायत पर अदालत 1 दिसंबर को सुनवाई करेगी। शिकायतकर्ता का कहना है कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने राहुल गांधी और मनमोहन सिंह के खिलाफ अवांछित बयान देकर भारतीय निर्वाचन प्रणाली की अवहेलना की है और साथ ही निर्वाचन आयोग जैसे नियामक संस्थान के साथ संविधान की व्यवस्था पर भी सवाल उठाया है। वकील का दावा है कि जिन नेताओं के लिए ओबामा ने अपनी किताब में टिप्पणी की है उनके करोड़ों समर्थक हैं और वो ऐसी टिप्पणी से आहत हुए हैं। उन्होंने ये भी दावा किया कि यदि आहत हुए समर्थक किताब के खिलाफ सड़कों पर आ गए तो अराजकता फैल सकती है, इसलिए ओबामा के खिलाफ एफआईआर हो। उनका ये भी कहना है कि अगर ये एफआईआर नहीं हुई तो वे अमेरिकी दूतावास के बाहर उपवास करेंगे। असल में बराक ओबामा ने अपनी किताब प्रॉमिस्ड लैंड में अपनी भारत यात्रा का जिक्र करते हुए यूपी कार्यकाल की चर्चा की। उन्होंने इस किताब में राहुल गांधी को एक अनगढ़ छात्र बताया। किताब में लिखा कि राहुल गांधी एक ऐसे घबराए हुए और अनगढ़ छात्र के गुण हैं जिसने अपना पूरा पाठ्यक्रम पूरा कर लिया है और वो अपने शिक्षक को प्रभावित करना चाहता है, लेकिन उसमें विषय में महारत हासिल करने की योग्यता या फिर जुनून की कमी है। और इसी तरह पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के साथ हुई मुलाकात को याद करते हुए उन्होंने लिखा कि मनमोहन सिंह ने 26/11 के बाद पाकिस्तान पर हमला करने की मांग का विरोध किया था, लेकिन उनका ये निर्णय उन्हें राजनीतिक तौर पर महंगा पड़ गया।